नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम पंडित जी। नमो सिद्धाणम। नमो प्रणाम गुरु जी। हैरिहायाणम। नमो लोहित प्रणाम। साहूणम। यशो पंचन मुक्कारो शब्दपाबप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित प्रिय शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के तृतीय पाठ जो कि चतुर्थ गण और चतुर्थ गण के यहाँ पर हम देखे थे कि चौथे गण के धातुओं को यश प्रत्यय लगता है और यश प्रत्यय गीत होने के कारण धातु में कोई गुण इत्यादि नहीं होता है। गुण वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद के स्वरूप में यहाँ पर कुछ जो देख रहे थे, इसमें प्रथम नंबर नियम में इस प्रकार देखे थे कि धातु के अंत में अगर ओ हो तो यश प्रत्यय लगने पर उस ओ का क्या होता है, लोप होता है। ये दूसरा देखे थे कि पांच सात धातु ऐसे हैं जिसमें उन धातु के जो स्वर है उस स्वर का यानी यहाँ पर वो स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि सम दम तम श्रम भ्रम क्षम और मद, इन सात धातुओं में जो स्वर है, इन सातों सात धातुओं में स्वर क्या है, अ है। उस अ का दीर्घ होता है। कब दीर्घ होता है, यश प्रत्यय लगने पर। और कोई विकरण प्रत्यय लगने पर नहीं, लेकिन जब यश प्रत्यय लगता है तब इसका स्वर दीर्घ होता है, बाकी इसका स्वर दीर्घ नहीं होता है। इस प्रकार से हम देखते थे कि यश प्रत्यय लगने पर शाम दम इत्यादि जो धातु हैं, इनमें इन स्वरों का जो है इनमें शब्द में ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व स्वर में उसका दीर्घ हो जाता है। तो एक प्रश्न इस प्रकार से भी है, क्या धातुओं में यानी कौन कौन से धातुओं में कब समान स्वर दीर्घ होता है, कौन कौन से धातुओं में कब समान स्वर दीर्घ होता है। यहाँ तो एक नियम तो हम लोग तो देख लिए कि शम दम इत्यादि जो सात धातुओं हैं, इन सात धातुओं का स्वर ये यानी अ जो है, अ क्या है, समान है कि नहीं, तो समान स्वर है। ये समान स्वर उसका दीर्घ होता है, कब होता है कि यश प्रत्यय लगने पर। एक दूसरा, स्टीव और कलम धातु हम लोग देख चुके हैं इसके पूर्व नियम में। स्टीव धातु, कलम धातु और आ प्लस चम धातु, इन जो है कि इन धातुओं का स्वर भी विभक्ति के प्रत्यय लगने पर ये क्या होता है कि विभक्ति के प्रत्यय लगने पर वहां भी दीर्घ होता है। फिर क्रम धातु का स्वर परस्मैपदी में सित प्रत्यय लगने पर क्या होता है, वहां पर वहां भी दीर्घ होता है। गुह धातु है कि गुह धातु गुण होने के बाद उसका स्वर जो है वो भी पूर्व का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर इतने जो है कि यहाँ पर मुख्यतः तो यही है कि सम दम तम इत्यादि जो सात धातु हैं, इन सात धातुओं का यश प्रत्यय लगने पर दीर्घ होता है। अब जो है कि भ्रास गण प्रथम यानी प्रथम गण के धातु हैं। भ्रास, भ्रास, भ्रम, क्रम, ये सारे पहले गण के धातु हैं। साथ में क्लम गण चतुर्थ, त्रस गण चतुर्थ, त्रुट गण षष्ठम, लस गण प्रथम, यस गण चार और सम प्लस यस, इन धातुओं को विकल्प से यश प्रत्यय लगता है। ये तो समझ में आया कि पहले गण और छठे गण के होंगे, क्योंकि पहले गण और छठे गण के धातुओं को कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है, पहले गण अ, का असव और छठे गण का असव। असव। औसत। अस तो इसका विकल्प से एक बार ये यश प्रत्यय लग सकता है। लेकिन जो चतुर्थ गण के जो दो धातुएं हैं, तीन धातु वैसे तो, कौन कौन से हैं, तो एक तो क्लम धातु, त्रस धातु, क्लम, यस त्रस, धातु, यस। और वही है कि सम प्लस यस।
इनमें विकल्प से कैसे लगेगा? तो इसका विकल्प से इसका यही है कि यश प्रत्यय, तो ये तो चतुर्थ गण होने के कारण उसमें तो यश प्रत्यय तो लगेगा। लेकिन जब यश प्रत्यय नहीं लगता है तब तब हम लोग लगाएंगे प्रथम पाठ के जो नियम है कि कर्तरी प्रयोग में सिद्ध प्रत्यय लगने पर धातु को कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है? यव असव। सही है। अस यानी ये चतुर्थ गण में जब यहाँ पर नहीं कोई विकर्ण प्रत्यय नहीं है उसका विकल्प से, तब वहां पर कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगना है? तो वह प्रथम गण के जो धातुओं को जो असव जो विकर्ण प्रत्यय है, असव विकर्ण प्रत्यय लगता है। इसी कारण से वहां पर नियम में ऐसे कोई बताया नहीं गया है कि पहले गण के धातुओं को ही असव विकर्ण प्रत्यय लगता है। कहीं लिखा है कि पहले गण के धातु को असव विकर्ण प्रत्यय लगता है? नहीं लिखा है। नहीं। बाकी सब गण में लिखा है कि चौथे गण के धातुओं को क्या लगता है? यश प्रत्यय लगता है। प्रत्यय लगने पर क्या होता है? वहां पर यश प्रत्यय लगता है। छठे गण का असव लगता है। 10वें गण का पहले गण की तरह असव लगता है। उसी प्रकार दूसरे तीसरे गण के नहीं है, लेकिन बाकी सब यहाँ पर गण के वहां पर उनके विकर्ण प्रत्यय है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार भ्रास धातु है, एक बार पहले गण की तरह रूप होगा और एक बार किसकी तरह रूप होगा? तो चौथे गण की तरह। जैसे कि भ्राश्यते और भ्रासते। तब भ्रास, क्योंकि ये आत्मनेपदी पदी है, तब भ्रास प्लस यश्च प्लस ते करेंगे तो फिर क्या होगा? भ्राश्यते। और अगर नहीं लगाएं तो पहले गण की तरह अ लगाएंगे तो फिर क्या होगा? भ्रासते। उसी प्रकार भ्राश्यते भ्रासते। उसी प्रकार क्या हो गया यहाँ पर? भ्राम्यति। क्यों? तो ऊपर हम लोग यहाँ पर देखे हैं क्या लगा है यहाँ पर? तो यश प्रत्यय लगने पर स्वर दीर्घ होता इस है। दीर्घ होता है। ये भ्रम का क्या होगा? भ्राम होगा। हाँ। ये भ्राम्यति। लेकिन ये चौथे गण के जब यश लगाया तब भ्राम्यति हुआ, लेकिन पहले गण का तरह लगाए तो उसमें दीर्घ नहीं होता, प्रमति अर्थात वहां पर प्रमति भ्रामति। उसी प्रकार क्रम धातु है, तो क्रम धातु पहले हम लोग जानते हैं कि परस्मैपदी में क्रम धातु क्या होता है? उनका स्वर दीर्घ होता है ना। इसलिए क्या होगा? क्राम्यति श्रामति और क्रामति। क्लाम्यति और क्लामति। ठीक है। त्रुट्यति त्रुटति। इस प्रकार से होगा तब। अब ये 5वां नंबर नियम कि भू आदि सभी गण के, यानी भू आदि जितने भी गण हैं अर्थात 10 गण हैं। संस्कृत में कितने गण है? 10 गण है। यानी 10 गण के सभी धातुओं के लिए ये नियम है। और ये नियम एक संधि के नियम के अनुसार भी ये नियम जाना जाता है। इसलिए इस नियम को विशेष स्वरूप में कंठस्थ रखना है, याद रखना है, रखना है। भू आदि सभी के धातुओं का र और वो, इसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दीजिएगा। तो भू आदि सभी गण के धातुओं का र और व, और उसके बाद अगर कोई व्यंजन आए तो र और व के पहले का जो नामी स्वर है वो नामी स्वर का दीर्घ होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब यही है कि नामी स्वर पहले होना जरूरी है। तो नामी कितने हैं? वर्णानामी 10। 12। 10 बराबर। समान 10 है। नहीं, 12 है। जी जी, 2 ही निकालने हैं ना जी गुरु जी। 12 12 एक लिट्टी कर दीजिए, एक लिट्टी। वापस 80 म्यूट ही रखिए। चलिए, इसका मतलब यहां हुआ कि नामी स्वर कौन सा? तो यहां पर देखेंगे कि नामी स्वर होना पहला जरूरी है। उसके बाद र अथवा क्या होना जरूरी है? वो। वाह। उसके बाद क्या होना जरूरी है? कि व्यंजन। ये अगर हो, अर्थात धातु कैसे अंत वाला होना चाहिए? र अंत वाला अथवा तो वो अंत वाला। और र और वो अंत हो, इतना ही नहीं, र और वो अंत वाला होने के बाद भी और बाद चेक करना, क्या चेक करना है?
कि पूर्व में व्यंजन। नामी स्वर होना जरूरी है, और र और व के बाद क्या होना जरूरी है? व्यंजन होना जरूरी है। ये तभी ये नामी स्वर क्या होगा? होगा। दीर्घ। अब ये क्या है कि ये र जो है, ये र जपणू कराते એને છે કેટલા વર્ષી તો પડા ये आज क्या है, सब लोग बोल रहे हैं। म्यूट करो ना। डिस्टर्बेंस गुरु आ रही है बैकग्राउंड से। सभी से विनंती है कि म्यूट ही रखें। प्रश्न हो हैंड राइजिंग कीजिएगा, उसका जवाब ये दीजिए। सबको सबको ही सभी म्यूट कर दीजिए। सब हर कोई म्यूट कर दीजिए। देखिए, आप अब भी कर दीजिए सबको। ये है कि र और वो अंत वाला जो यहाँ पर कहा गया है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ रकारांत धातु ही इसमें लगेगा या वकारांत धातु ही इसमें लगेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर किसी वो नियम से र होता है, अगर किसी वो नियम से र होता है, तब भी ये नियम लग सकता है। किसी नियम के द्वारा वो र अगर किया गया हो, तब भी ये नियम लग सकता है। यानी र जो है, र अंत वाला और वो अंत वाला अगर धातु नहीं मिलता है, जिसमें है वो तो सही है, लेकिन कहीं अगर नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में उसका गुण इत्यादि होने के बाद अगर वो र अंत वाला होता है या तो वो अंत वाला होता है, तब भी यह नियम लग सकता है। अभी सिर्फ उदाहरण के लिए, जो कि वास्तव में र अंत वाला और वो अंत वाला धातु है, उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है। दिव धातु कौन सा अंत वाला धातु है? वो अंत वाला धातु है कि नहीं? तो वो अंत वाला धातु है। तो दीव धातु जो है, तो दीव धातु के पूर्व में हमें क्या देखना है? नामी स्वर है कि नहीं? तो दीव का विश्लेषण कर लीजिए। द प्लस ई प्लस क्या करेंगे? व। तो देखिए, व के पहले नामी स्वर है, तो है, तो व, तो दिव प्लस यश प्लस ती। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि देखिए, वो अंत वाला धातु है, उनके पूर्व में, उसके पूर्व में नामी स्वर भी है, ह्रस्व ई नामी है, तो नामी स्वर भी है, और वो के बाद व्यंजन भी आया है। तब ये जो नामी स्वर है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, जिस कारण से इसका रूप क्या हुआ है? दिव्यति। इस प्रकार से उसी प्रकार शिव धातु है, तो वहां भी शिव्यति।ষ্ठीव धातु है,ষ্ठीव्यति। ये तो सारे के सारे वो अंत वाला देखें। र अंत वाला, तो र अंत वाला अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद वाला नियम को भी हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि दीर्घ ऋकारांत धातुओं का रू का कित गित प्रत्यय पर ईर होता है। दीर्घ ऋकारांत धातुओं का रू का कित गित प्रत्यय पर क्या हो जाता है? ईर होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर यानी इन लोगों ने दिया है कि जरू धातु है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन इसको दीर्घ रू समझना है। प्रथम नंबर ये फॉन्ट के कारण ये यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन दीर्घ रू कैसे है? तो उदाहरण के नीचे तो आपको दिया गया है कि ज्रू, ये जो ज्रू है, तो ज्रू प्लस यक्य यश्य प्लस ती, ज्रू प्लस यश्य प्लस ती, ये ती हुआ है। अब देखिए, यश्य प्रत्यय कैसे है? गीत प्रत्यय है कि नहीं? तो यश्य प्रत्यय गीत प्रत्यय है, और गेंद प्रत्यय होने पर क्या बोला गया? दीर्घ ऋकारांत धातु का रू का ईर होता है। तो इसको ईर करेंगे, तो ईर करेंगे तो फिर क्या होगा? जीर। तो जीर प्लस यश प्लस ती। अब ऊपर वाला नियम को याद कीजिए। क्या है ऊपर वाला नियम? नामी, उसके बाद र अथवा व, और उसके बाद फिर से व्यंजन हो। तो है कि नहीं देख लीजिए। र, तो र के पूर्व में ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई क्या है? नामी है, तो है, और उसके बाद ये र के बाद व्यंजन आया है, तो आया है। तो इस नियम से नामी स्वर दीर्घ होगा, जिस कारण से इसका रूप बनता है जिरियति। ईर ये तो ह्रस्व ई है, लेकिन इसका क्या हो चुका है? जिरियति। उसी प्रकार त्रू धातु है। क्या धातु है इसमें? त्रू धातु, ये भी दीर्घ ऋकारांत धातु है। फिर यक्य प्लस ते, यक्य प्लस ते यहां पर क्या गया है? तो किदगित प्रत्यय पर इसका क्या होता है? तो ईर होता है। तो ईर जब करेंगे तब इसका क्या होगा? तीर। तीर प्लस यक्य प्लस ते, तब इसका रूप क्या हो जाएगा? तीर्यते। दीर्घ क्यों? तो
तो पूर्व के नियम से भू आदि सभी गण के धातुओं का क्या होता है, धातुओं के र और वो अंत के, र और वो के बाद अगर व्यंजन हो और उसके पहले अगर नामी स्वर हो तो उस नामी स्वर का दीर्घ होता है। इसलिए कहा गया है कि वो चाहे कोई नियम से ही र क्यों नहीं आया हो तो भी ये नियम वहां पर लग सकता है। अब आगे वाला, कित गित प्रत्यय पर ज्या, ये नौवें गण के धातु हैं, और व्यध इनके स्वर सहित अंतस्था। तो ज्या में स्वर सहित अंतस्था क्या है, तो इसका विश्लेषण कर लीजिए। ज प्लस य प्लस क्या होगा आ, और व्याध का करेंगे तो व प्लस य प्लस अ प्लस क्या होगा ध, ये व्यध। तो स्वर सहित अंतस्था, तो स्वर सहित अंतस्था यहाँ पर अगर देखा जाए ज्या में, तो या जो है ये स्वर सहित अंतस्था है। तो इस स्वर सहित अंतस्थ का ई हो जाता है, अर्थात ज्या का डायरेक्ट क्या बन जाएगा, जी बनेगा। ठीक है। कब होता है, तो कीत अथवा गीत प्रत्यय आने पर, कित गीत प्रत्यय आने पर ये स्वर सहित अंतस्थ का ह्रस्व ई होता है। अब इसमें व्याध में, तो व्याध में देखिए स्वर सहित अंतस्था, यहां पर अंतस्था दो है। ऐसे कुल अंतस्था कितने हैं, चार कुल अंतस्था है। कौन से, य र ल और वो, ये चार अंतस्था है। इन चार अंतस्था में यहां पर व्यध धातु में देखेंगे तो इसमें दो अंतस्था आया है। कौन सा, कौन कौन सा, वो और य। लेकिन वो जो है वो स्वर सहित अंतस्था नहीं है इसमें स्वर सहित अंतस्था वो में नहीं, क्योंकि वो के बाद तुरंत क्या आया है, व्यंजन ही आया है ना, स्वर तो नहीं है। अंतस्था और स्वर दोनों होना चाहिए, तो इसमें अंतस्था और स्वर क्या लेना है इसमें, तो य संपूर्ण य और अ जो है ये मिलकर उसका क्या हो जाएगा, व्याध का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विध। क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्याध का विध हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद उसका रूप करना है, तो विध धातु चौथे गण का है, तो विध प्लस यश्य प्लस इसमें ती प्रत्यय लगा देंगे, तो विध प्लस यश्य प्लस यहाँ पर ती लगाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा इसका रूप, विध्यति। इस प्रकार कर्म नहीं करें तो विध्यते। ज्या धातु ये नौवां गण का धातु है, और नौवां गण के धातु को नासना विकरण प्रत्यय लगता है, इसलिए जी प्लस नासना प्लस ती हो जाएगा और उसका रूप हो जाएगा जीनाति। तो इन दो धातुओं में ही सिर्फ हमें ध्यान देना है कि ज्या गण नौमा और व्याध गण चौथा, इनका स्वर सहित अंतस्था का कितगित प्रत्यय पर क्या होता है, ई होता है। यहां पर अंतस्था य का दिया है क्योंकि दोनों में य ही निकल रहा है इसलिए। चलिए आठवां नंबर नियम, और आठवां नंबर नियम में यहां पर कहा गया है, क्या कहा है आठवां नंबर नियम में, कि व्यंजनांत धातुओं के उपांत्य में नौ या तो फिर नौ के स्थान पर हुए अनुस्वर अथवा अनुनासिक व्यंजन का कितगित प्रत्यय पर लोप होता है। परंतु कुछ धातु हैं जिसमें ये नियम नहीं लागू पड़ता है, और वो धातु इन सभी धातु हैं, आ प्लस संस धातु, कंप धातु, कंत धातु, कांक्ष धातु, खंड धातु, चुम धातु, चिंत धातु, जृंभ धातु, नंद धातु, निंद धातु, मंड धातु, लंघ धातु, लंब धातु, लिंग धातु, बंद धातु, वांछ धातु, संक धातु, स्पंद धातु, हिंस धातु इत्यादि जो धातु हैं, इन धातुओं में नौ या नौ के स्थान पर हुए अनुनासिक के अनुस्वार का यहाँ पर लोप नहीं होगा इतने धातुओं में, बाकी धातुओं में उसका लोप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भ्रंश प्लस यश्य प्लस ती, तो इसमें अनुस्वार का यहाँ पर लोप कर दिया गया है लेकिन ये अनुस्वार की नौ कहाँ होना चाहिए, धातु के उपांत्य में होना चाहिए। उपांत्य, उपांत्य किसे कहा जाता है, अंत से सेकेंड लास्ट। जो है उसे सेकेंड लास्ट। तो उसे उपांत्य कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए ये जो है कि इतने धातुओं इत्यादि धातुओं में
ये यहाँ पर नियम नहीं लगता है कि इनको छोड़कर बाकी सारे इनमें लोप होगा, इसलिए भ्रंश का क्या हुआ है, भ्रश्यति। कर्मणि में करेंगे तो भी भ्रश्यते होगा, क्योंकि कर्मणि का भी विकर्ण प्रत्यय क्या है, कित है, कित प्रत्यय है। और यहाँ पर क्या बोला गया, कित गित प्रत्यय, कित प्रत्यय या तो गित प्रत्यय, दोनों में से कोई भी एक हो तो इसमें उसका लोप होता है। उसी प्रकार सांस धातु, मात्र सांस धातु लेंगे तो उसका लोप होगा, क्या हो जाएगा, सश्यते। तख्त लगे तो सस्त, प्र प्लस सस प्लस संस प्लस तख्त, तो प्रशस्त ऐसे होगा। संज धातु है तो संज धातु का भी सज्जते होगा। फिर तख्त लगे तो सक्त होगा, और आ प्लस संज लगाए तो आसक्त होगा। लेकिन आ प्लस संस करेंगे तो तब नहीं होगा। कंप धातु में नहीं होगा, कंद धातु में नहीं होगा, कांक्ष धातु में नहीं होगा। अब इसने धातुओं में ये नहीं होता है, इसके पीछे कारण यही है कि धातुओं में नहीं लगने वाला क्या धातु, मतलब कितना और धातु आदि शब्द से, और या तो कौन सा धातु लेना है, तो ऐसे भी धातु पाठ में अनेक प्रकार के ईत वाला धातु है। इसका नहीं लगने का पीछे का कारण ये है कि धातु पाठ में अनेक प्रकार के ईत वाला धातु है, यहाँ तो सिर्फ उसका ईत सिवाय के यहाँ पर लगा दिया गया। जैसे च ईत वाला, त ईत वाला, ट ईत वाला, अनुस्वार आदि, ऐसे अनेक प्रकार का ईत ईत धातु बताया गया। उसमें उ ईत वाला धातु जो है, उ ईत वाला जितना भी धातु है उसे ये नियम नहीं लगता है। ऊपित वाला जितने भी धातु हैं धातु पाठ में, उसे ये 8वां नंबर नियम जो है, जिससे अनुसार या तो अनुनासिक या तो नौ का जो है वो जो लोप हुआ है, वो लोप इसमें नहीं होता है। ऊपित वाला धातु में ये नियम नहीं लगता है। कारण यही है कि ऊपित वाला जितने भी धातु हैं वे सभी धातुओं ऐसे चौथा नियम से स्वर के बाद नौ का आगम हो ही जाता है। चौथा नियम से स्वर के बाद जो है नौ का आगम उसमें होता ही है। अर्थात कुछ ऐसे धातु हैं जिसमें लोप होने के बाद फिर से उसका आगम हो ही जाता है। यानी नौ का आगम होता है कि नीदु कुत्स्याम, ये जो है कि निद धातु, ये उइत वाला धातु है। एक धातु यहां पर देखा जाए, यहाँ पर नीचे निंद धातु भी दिया होगा, दिया है ना, नंद के बाद नींद आया है नीचे, जिसमें नहीं होता है तो नंद के जी बाद जी नींद दिया गया है। एक्चुअल ये धातु निद है। क्या धातु है, निद धातु है। और निद धातु के ये नीदु कुत्स्याम, इस प्रकार से एक सूत्र है, जिस कारण यहाँ पर निद धातु ये उइत वाला होने के कारण इसमें नौ का आगम होने से धातु क्या बना है, ये नौ का आगम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, निंद होगा कि नहीं। तो पहले यहाँ पर क्या था, निद था, तो उपांत में नौ का यहाँ पर आगम किए तो फिर क्या हो जाएगा, निंद हो जाएगा। और निंद धातु में ऐसे नौ के लोप करें, इस नियम से 8वां नियम से लोप करें, फिर से तो वही नियम है कि नौ का आगम होता है, तो फिर से वो एक बार निकालना फिर से उसको जोड़ना, यानी डबल डबल कार्य कौन करता है। इस कारण से ये धातुएं जो है, इन धातुओं में क्या नहीं होता है कि इस प्रकार का कार्य निष्फल होता है, और निष्फल कार्य हो ऐसे विधान ही नहीं है। इसलिए उ इत वाले सारे के सारे धातुओं में नौ के अनुस्वार के अनुनासिक का लोप नहीं करना है। अब एक संस धातु है, ये उ इत वाला धातु नहीं है, तो आप संस धातु में फिर लोप करना है। लेकिन आ उपसर्ग सहित जब संस हो तब ये नियम नहीं लगता है, क्योंकि उस समय भी कहा गया है आंग संग आंग सु ससुंग इच्छायम, यानी आ प्लस संस धातु जब इच्छा की अर्थ में हो। किसके अर्थ में, इच्छा करना, ऐसे अर्थ में जब हो
तब ये धातु आ प्लस संस, इच्छा करना, आशा रखना, चाहना, फिर आशीर्वाद देना, ऐसे अर्थ में ये आ प्लस संस धातु उस समय उ इत वाला बन, और उ इत वाला होने के कारण क्या होगा, नौ का आगम होगा। 8वां नंबर नियम से अगर नौ का लोप करें, फिर तो ये नीदु कुत्सम, उस नियम से यहाँ पर उ इत वाला धातु में नौ का आगम होता है, तो इस नियम से फिर से उसको नौ लगाना होता है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर ये आ प्लस संस धातु में ये नहीं होता है। मात्र संस धातु हो तो वहां पर तो लोप तो करना ही है, लेकिन आ प्लस संस हो, चाहना अर्थ हो, फिर आगे और कौन 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 से अर्थ देखें, आशा रखना हो, इच्छा करना हो, आशीर्वाद प्रदान करना हो, इस अर्थ में जब धातु हो तब ये आप तब ये संस धातु उईत वाला हो जाता है। और वास्तव में ये धातु उईत वाला नहीं है, लेकिन ऐसे अर्थ जब हो तब, क्योंकि धातु का अर्थ बदलना हो तो अर्थ कौन बदल सकता है, उपसर्ग ना। क्योंकि उपसर्ग जी लगने से क्या होता है, धातु का अर्थ क्या धातु का अर्थ बदलाता है कि नहीं, बदलाता है जी ना, का अर्थ बदलाता है। यानी मात्र एकमात्र अकेला संस धातु हो तो इस 8वां नंबर नियम से नौ का लोप करना है। लेकिन आपला संस हो और जब उसका इच्छा रखना, आशीर्वाद देना, फिर आशा रखना, चाहना, ऐसे अर्थ जब निकलता हो तब वहां पर संस का ये आ प्लस संस में अनुनासिक या तो अनुस्वार का उसमें लोप नहीं करना है, बाकी सारे ये लग सकता है। ये एक नियम गुरु जी, आज बोलिए। गुरु गुरु जी, ऊ इत वाले कैसे समझ में आएंगे धातु है जब हमारे पास कोई आए धातु तो तो? डायरेक्ट व्याकरण है, वो व्याकरण के धातु पाठ में जो है वहीं से याद करना है। बाकी तो अभी के लिए इसलिए तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ इतना भी लिख सकते थे नियम में, उइत वाला धातु का नौ का लोप नहीं होता है, नौ अथवा अनुसार, ऐसे समझ नहीं आए, इसलिए जो अभी व्यवहार में जितने धातुओं का प्रयोग हो सकता है, विशेष स्वरूप में हो सकता है, उन धातुओं को यहाँ पर दिया गया है। बाकी हिंस, हिंस शब्द के बाद भी क्या है, हिंस धातु के बाद भी कौन यहाँ पर क्या लिखा है, आदि आदि आदि। आदि से और भी धातुएं हैं, लेकिन वो हम्म, धातुएं कहाँ है, धातु पाठ में है, तो उसका विशेष प्रयोग उतना नहीं आता है। लेकिन जो बार 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 प्रयोग आ सकता है, इतना धातु का यहाँ पर बताया गया है। तो इतना धातु अभी हमें याद रखना है कि ये धातु इत वाला धातु है, आ प्लस संस को छोड़कर, नहीं ये मतलब संस को छोड़कर आ प्लस, कंस को छोड़। तब भी तो वो तो ऊ ईत वाला ही हो जाता है। जी जी। चलिए, अब चौथा गण का, यहाँ पर चौथे गण के कुछ ऐसे 9 धातु है, उस 9 धातुओं में क्या होता है देखिए। तो यहाँ पर कौन कौन से 9 धातु, सु, दू, दी, धी, मी, री, ली, डी, व्री, ये 9 धातु है। सु, दू, दी, धी, मी, री, ली, डी, व्री, तीन तीन का जोड़ी कर लेना है, याद याद आराम से रहे, यहाँ पर रहेगा। सु, जी दू, गुरु जी। धी, मी, री और ली, डी, व्री, इन 9 धातु जो है, इन 9 धातुओं को जब त और तबत, त अर्थात तक त, ठीक है, और तबत मतलब तबक तबक, तब त प्रत्यय किसका है, तो त प्रत्यय है भूत कृदंत। भूत कुदन भूत भूत कुदन कुदन से तबत प्रत्यय किसका है, कर्तरी भूत कृदंत का। कर्तरी भूत कुदन। कि तबत प्रत्यय किस में लगता है, एकमात्र कर्तरी भूत कृदंत में ही लगता है। जब ये जब लगे तब ये तो का न होता है। अब ये तो में तो तख्त प्रत्यय में तो का तो न में न तो समझ में आया, लेकिन तबत में तो 2 तो है ना, जी तो कौन सा तो करना है, तो देखिए सामने दिया गया है, तो का न होता है, कैसा तो का न होता है, जिसमें जब स्वर पूरा पूरे पूरा तो हाँ, होता है। पर रहित पूर्णतः का। पूर्णतः का पूर्णतः का हाँ पूर्ण, जो पूर्ण तो है उसका न होता है। अब तवत प्रत्यय में पूर्ण तो कौन सा है, पहला शुरुआत में पहला जो है पहला उसका न करना है, ठीक है। तो इसीलिए दू धातु में तक त लगा, तो वहां पर क्या रूप बना, दून, यानी त का क्या हो गया, त प्रत्यय का न हो गया।
उसी प्रकार दू प्लस तबत लगा तो फिर उसका रूप क्या कहना हो चुका है दूनावत, और दूनावत के बाद नितवत के अनुसार उसका रूप करें तो एक ये कहना करता एक वचन में क्या होता है नितवान होता है। नितवान इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा दूनावान होगा। जी। जी तो इसी प्रकार यहाँ पर दूनावान होगा। उसी प्रकार सूत और क्या बनेगा सूनावान। क्या यहाँ पर क्या होगा सूत और सूनावान। फिर दू का तो देख लिए दीना और दीनवान, धीना धीनवान, मीना मीनवान, रीना रीनवान, लीना लीनवान, डीना डीनवान, विरीना बिनवान। अब यहां पर जो है और एक नियम हमें देखना है कि र और द अंत वाला धातुओं, र अंत वाला और द अंत वाला, इन धातुओं में से त और तवत प्रत्यय के त का न हो जाता है। एक तो नौ धातु में हम लोग तो देखें, उसके उपरांत त का न और कहां पर होता है तो यहां पर बताया गया कि र अंत वाला धातु और द अंत वाला धातु। अब पहले भी जैसे देखे थे र और व, तो यहां भी समझना उसी तरह से है कि र कोई नियम से किया गया है, ऐसे र को भी हमें लेना है। तो इस यहां पर एक धातु है प्रू धातु, दीर्घ ऋकारांत धातु प्रू है। कौन सा धातु यहाँ पर लेते हैं प्रू धातु। तो प्रू धातु जो है वो दीर्घ ऋकारांत यहाँ पर लिखा, यहाँ पर फॉन्ट के कारण लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पर दीर्घ रू समझना है। तो प्रू प्लस तो प्रू प्लस तो एक 15वां पार्ट में आगे जाकर एक नियम आने वाला है। अभी अभी एक नियम हम लोग देखे थे दीर्घ ऋकारांत धातु का रू का कीत गीत प्रत्यय आने पर क्या होता है इर 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 हो जाता ईर है, होता है। तो प्रू धातु ये भी दीर्घ ऋकारांत धातु है कि नहीं है। है। और उसका तख्त या तो तबक तबख्त ये जो है ये दोनों भी कित प्रत्यय है कि नहीं तो कित प्रत्यय है। तो यहाँ पर ईर होना चाहिए। लेकिन 15वां पाठ में एक नियम आएगा कि ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ ऋकारांत धातु हो तो वहां पर ईर नहीं होता है अपितु ऊर होता है। क्या हो जाता है वहां पर ऊर होता है, ईर नहीं। वो 15वां पाठ में हम लोग नियम में देखेंगे। जिस कारण ये देखिए ओष्ठ व्यंजन तो प कौन से वर्ग में आता है या मतलब प वर्ग में ही तो वो है, लेकिन उसका उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ ओष्ठ का ओष्ठ ओष्ठ है ना। तो ये प ओष्ठ व्यंजन हुआ, ओष्ठ व्यंजन हुआ है, इसलिए यहां पर क्या होगा कि ओष्ठ व्यंजन के बाद दीर्घ ऋकारांत या दीर्घ रू है ना, और उसके बाद कित कित प्रत्यय आया है तो आया है, इसीलिए यहां पर प्रू का क्या हो जाएगा ऊर होगा। ऊर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर पूर होगा, तो पूर प्लस त। अभी एक नियम और देखे थे 5वां नंबर नियम, जिसमें क्या बताया गया था र र और व और व वो के अंत व्यंजन वाला धातु हो उसके पूर्व में नामी स्वर हो, तो र और वो के बाद अगर व्यंजन हो तो फिर वो नामी स्वर क्या होता है दीर्घ होता है। दीर्घ होता है। तो ये पूर जो है ये उस नियम से क्या बन जाएगा दीर्घ हो जाएगा, अर्थात पूर होगा तो पूर प्लस त। और अभी अभी इस नियम से हम लोग क्या देखे र अंत वाला और द अंत वाला धातु के बाद अगर तो आया हो तो का क्या होता है न होता है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा पूर प्लस न। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसको पहले पद बना दीजिए तो पद क्या बनेगा पूर्ण। और फिर एक नियम लगेगा कौन सा, एक ही पद में रहे हुए रस रुवर्ण के बाद अगर न आए तो न का क्या होता है अण होता है, इस कारण से होता है। क्या बन जाएगा पूर्ण। हाँ बोले A25 क्या प्रश्न है। ગુરુજી આપણે સેકન્ડ સ્ટેપમાં પૂરના ઉનો રસ્વ કેવી રીતે થયો? अभी अभी नियम बोले कि ओष्ठ व्यंजन के बाद दीर्घ रू आए तब ईर नहीं होता है, तब ऊर होता है। જી 15વા પાઠમાં છે। हाँ जी 15वां पाठ का ये नियम है कि ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ ऋकारांत रू हो तो उसका कित गित प्रत्यय आने पर क्या होता है ऊर होता है, जिस कारण से वो ऊर हुआ ह्रस्व ऊ हुआ।
फिर पांचवा पाठ के इसी पाठ के 5वां नंबर नियम से क्या किए, क्योंकि र के पूर्व में नामी स्वर है और र के बाद व्यंजन है, जिस कारण से वो दीर्घ हो गया पूर। और फिर इसमें इस 10वां नंबर नियम से तौ का क्या कर दिए, नौ कर दिए। और प्रथमा के अनुसार क्या किए, रस और रू वर्ण के बाद अगर नौ आए तो नौ का क्या होता है, अण होता है। इस नियम से पूर्ण हुआ है। और ये तो विशेषण रूप स्वरूप में बनता है, क्योंकि क्रुदंत दो प्रकार के हैं। कौन से, अव्यय विशेषण रूप रूप और अव्यय विशेषण रूप। विशेषण और अव्यय रूप विशेषण क्रुदंत सिर्फ दो ही है, कौन सा, हेत्वर्थ और संबंधक। ये तो तख्त संबंधक। पुरुषार्थ है, तो ये विशेषण है। तो विशेषण जब उसका पुल्लिंग का विशेषण किसी का बने तब पूर्ण होगा। स्त्रीलिंग का करना हो तो उसमें आ आप लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पूर्णा। नपुंसक लिंग में करेंगे तब वहां पर क्या होगा, पूर्णम। बोले A18 क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। जी गुरुजी, इतने इतने सारे रूल्स, मतलब कोई कोई ट्रिक होती है क्या याद करने की? देखिए, ये बार बार सिद्ध करते रहिएगा तो वो आ ही जाएगा। क्योंकि अ, हर रोज का क्लास होता है एक दिन में, तो ये पॉसिबल, मतलब इतना सारा याद नहीं रहता है। सही बात है। ये बात भी एक सही है। दूसरी एक बात ये भी एक न्याय है कि कुआ और विद्या, कुआ में रहा हुआ पानी और विद्या, इन दोनों की जितने भी उपयोग किया जाए उतने ही क्या होता है, पढ़ता है। ये वृद्धि पाती है। अगर इसका उपयोग करने ठीक। छोड़ दें तो फिर क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो ठीक है। एक ही है कि ये बार बार हमें इसका पुनरावर्तन करना है। और विशेष स्वरूप में ये संस्कृत, ये सिर्फ याद रखने मतलब ऐसे कंठस्थ करने जैसा नहीं है, इसको हमें समझ के साथ कंठस्थ करना है। और जितने बार इसका प्रयोग करेंगे, जहां जहां भी आता हो, उसका अगर थोड़ा सा याद शक्ति थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर कोई शब्द ऐसे देखा, तुरंत ऐसे होना चाहिए, कैसे बना, चलो नियम से देख लेते हैं, तो उसका और आसानी से हो सकता है। बाकी तो ऐसे कोई मेरे ध्यान में तो नहीं है ऐसे कोई ट्रिक्स और। गुरुजी, हाँ जी। हाँ जी। एक शब्द है चूर प्लस न, तो ये गलत है क्योंकि त पहले आएगा, त का फिर न होता है ना। चूर प्लस त, तो इसकी संधि करें तो कोई गलत है शब्द ऐसे रखा जाएगा क्या, ये गलत कहा जाएगा संधि के लिए? चूर धातु, चूर हाँ, धातु चूर। के बाद यहाँ पर तख्ता लगाएंगे, सही है। तो चूर पहले धातु त के लगे। बाद ऐसे हाँ। तख्ता लगाएंगे तो फिर उसका रूप हाँ, क्या है, तो इस नियम से ये तौ का न होना चाहिए, ऐसे प्रश्न है ना। चाहिए। हाँ, सही। मतलब पहले उन्होंने सीधा अगर किसी ने न दिया कि आप संधि संधि करो तो ये गलत नहीं है। ओके, हाँ देखिए वो तो गलत है, क्योंकि आगे जाकर जब हम 18वां पाठ में जाएंगे ना, तब जी। धातुओं का हम कुछ देखे थे कि सबसे पहले चूर धातु ये 10वें गण के हैं। जी। और 10वें गण के होने के कारण उसमें तो अभी सित प्रत्यय लगने पर विकरण प्रत्यय तो लगने वाला है ही। और जहां जहां 10वें गण का धातु होता है वहां वहां अपना ई प्रत्यय भी लग जाता है, जी, लगता है ना। लगता है। जी। ई प्रत्यय लगता है, चूर धातु है तो जी। ईणिच जी। तो जी। वो तो लगेगा ही। 5वां पाठ में हम लोग हम्म। देखेंगे किस प्रकार के ई ईणी ई जो है, तो हाँ। वो ई जी। लगता ही है। और ई के बाद तो आ जाता है, इसलिए चूर प्लस तो में नहीं हो सकता। हाँ, कहाँ, जहां पर ये 10वां गण के ई नीच नहीं लगेगा। लेकिन 10वां गण के ई नीच नहीं लगे फिर भी एक नियम से उसमें ई तो लगेगा ही, क्योंकि सारे का सारे 10वें गण के धातु सेठ धातु है। और सेठ तो धातु, चूर्ण कैसे बना, चूर्ण कैसे बना गुरुजी फिर? हाँ चूर्ण कैसे बना, सही है। तो चूर्ण भी वहां पर सही बात है कि चूर्ण होता है, चूर्ण शब्द भी बनता है। वो कैसे बना वो तो देखना पड़ेगा। डायरेक्ट चूर धातु में तख्ता, ऐसे ये तख्ता लगकर वो चूर्ण तो नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ओके। रूप क्या होता है, वहां पर चूरई, पहले चोरैया करेंगे पहले। चूर है प्लस ई है और
એ નહીં ચોરયિત અથવા તો ચોરીત